Hello students, today we will start a new topic that is error. Measurement is the foundation of all the experimental science and technology. यानी जितने भी हमारी एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें मेज़रमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि कोई भी हमें अपनी रिसर्च प्रूफ करने से पहले कि हमारी रिसर्च ये सही है या कोई भी नया रिसर्च करने से पहले आपको उसको क्या करना होगा। एक तो एक्सपेरिमेंट तो आपको करना होता है, साथ में जो एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट्स आए हैं उनको आपको मैथमेटिकली वेरीफाई भी करना ज़रूरी होता है, तभी आपकी रिसर्च सही मानी जाती है। ठीक है, यानी कि आपको मैथमेटिकल प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, जो क्वांटिटी उसमें यूज़ हो रही है हमारी उस एक्सपेरिमेंट में जो भी क्वांटिटीज़ हमारी यूज़ हो रही है उसको आप क्या करोगे, मेज़र करोगे। और मेज़र किससे करोगे, किसी मेजरिंग डिवाइस से मेज़र करोगे। तो क्या हो सकता है कि जब हम मेजरिंग डिवाइस से कोई भी क्वांटिटी मेज़र करते हैं तो क्या हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत क्या आ जाए, उसकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाए एज़ कम्पेयर टू इट्स ट्रू वैल्यू। तो उस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एरर। यानी कि जो हमारी मेजरिंग वैल्यू है और जो हमारी ट्रू वैल्यू यानी जो एक्चुअल वैल्यू थी हमारी क्वांटिटी की, उनके बीच के जो डिफरेंस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, एरर। क्लियर है आपको? अगर हम एरर की डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी एरर की। तो यानी कि अगर हम एरर को डिफाइन करते हैं तो एरर क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू एंड द मेजरिंग वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल है हमारा कि हम कुछ लेने गए 1 kg। ठीक है, उसने वेट मशीन पे तो हमें 1 kg बैलेंस करके दिया, पर एक्चुअल में क्या था हमारा, वो हमें 1 kg ना मिल के कितना मिला है, 370 ग्राम मिला है। तो इस डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एरर। ये एरर यानी हमको कितना ग्राम कम मिल गया, 30 ग्राम क्या मिला है, कम मिला है। यानी कि इसको ही हम क्या बोलते हैं, ये तो एक्चुअल वैल्यू थी उसकी और ये उसने मेज़र करके दी, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम क्या बोलेंगे, एरर। क्लियर है? ठीक है, तो हम दो टर्म्स अब डिफाइन करते हैं। एक हमारी एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी, और एक टर्म है हमारा प्रिसीजन। इन दोनों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी होती है हमारी कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, जो हमारी मेजर वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने पास है, वो क्या बताएगी हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, और प्रिसीजन क्या होगा कि हम क्वांटिटी को किस क्वालिटी तक क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। वो किसके टर्म में आएगा, हमारा प्रिसीजन में आएगा। और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है, जो मेजर वैल्यू, उसमें कितना डिफरेंस है, वो क्या बताएगा, उसकी एक्यूरेसी। यानी कि अगर डिफरेंस हमारा मेजर वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कम होगा तो यानी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो यानी एक्यूरेसी क्या होगी हमारी, कम होगी। तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या होगी हमारी एक्यूरेसी की। इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द एक्चुअल वैल्यू। यानी कि ये हमें बताएगा कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है। ठीक है, उसे हम मेज़र करते हैं किसके टर्म में, एक्यूरेसी। सेकंड है हमारा कि हम किसी क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, किस लिमिट तक हम उसको क्या कर सकते हैं या रिजॉल्व कर सकते हैं, वो क्या बताएगा हमारा प्रिसीजन। तो अगर हम एग्जांपल लेके इसको समझते हैं कि एग्जांपल से कैसे है, मान लेते किसी की हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है जो हमें मेज़र करना है वो है लगभग हमारी 3.678 सेंटीमीटर। ये एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, हमने एक डिवाइस यूज़ किया है फर्स्ट, ठीक है, जिसका लीस्ट काउंट है हमारा 0.1 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट हमारा कितना है, 0.1 सेंटीमीटर। और जो इसने मेजर्ड वैल्यू निकाली है वो निकाली है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमने एक सेकेंड डिवाइस यूज़ किया जिसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। इससे जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो आई है 3.27 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो अगर हम इन दोनों डिवाइस को देखें, फर्स्ट डिवाइस और सेकंड डिवाइस, कौन सी ज़्यादा एक्यूरेट है और कौन सी ज़्यादा प्रिसाइज है, तो इसका कैसे पता करेंगे? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यानी एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू में जितना कम डिफरेंस होगा उसकी एक्यूरेसी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर हम देखें एक्चुअल वैल्यू ये, इसकी मेजर्ड वैल्यू है, ठीक है, इसकी मेजर्ड वैल्यू है, तो किसका डिफरेंस कम है? फर्स्ट वाले में डिफरेंस क्या है, कम है, यानी कि जो फर्स्ट हमारा डिवाइस होगी वो ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी, यानी कि फर्स्ट की एक्यूरेसी क्या होगी हमारी, फर्स्ट की क्या होगी, ज़्यादा होगी हमारी, ठीक है। फिर अगर हम सेकंड देखें, प्रिसीजन क्या होता है, हम किसको किस लिमिट तक रिजॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम उसको किस लिमिट तक क्या कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो 3.678 है, इसको मेज़र कर सकते हैं 3.5 तक, यानी यहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, और इसको हम सेकंड डेसिमल प्लेस तक कर सकते हैं, यानी कि और अच्छा रिजॉल्व कर सकते हैं ना उसमें, और एक्चुअल वैल्यूज़ में हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम प्रिसीजन की बात करें, प्रिसीजन किसका ज़्यादा होगा, हमारा सेकंड का क्या होगा, फर्स्ट से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे और अच्छे से रिजॉल्व कर पा रहे हैं इसको, ठीक है। क्लियर है इतना आपको? नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर, कि हमारे एरर्स कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली हमने इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा सिस्टमेटिक एरर्स, सेकंड है हमारा रैंडम एरर। चलो पहले देखते हैं हम व्हाट इज सिस्टमेटिक एरर्स। तो हम एरर्स देखें तो फर्स्ट इसको हम डिवाइड्स करते हैं, मेजरिंग जो एरर्स आते हैं वो हमारे किसकी वजह से आएंगे, एक हमारा सिस्टमेटिक एरर है, दूसरा हमारा रैंडम एरर है। सिस्टमेटिक एरर्स के हमारे पार्ट्स है, फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर, सेकंड है हमारा इनपरफेक्शन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और टेक्निक, थर्ड है हमारा ड्यू टू पर्सनल एरर। तो जरा इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर होता क्या है हमारा, ठीक है। तो हम इंस्ट्रूमेंटल एरर देखें तो ये क्या है, इट इज़ अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन, यानी कि एक तो हमारा इंस्ट्रूमेंट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, इम्परफेक्ट होना चाहिए, और दूसरा क्या है, और कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग, यानी कि इम्परफेक्शन हमारा किस में होना चाहिए, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक तो हमारा सिंपल, हम जैसे मीटर स्केल की बात करते हैं तो हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होना चाहिए। मान लेते हैं किसी कारण से यहाँ से टूट जाता है और ये हमारा स्टार्ट होता है इस तरह से, ये ज़ीरो है, ये वन, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 इस तरह से होता है हमारा, ठीक है। मान लो यहाँ से अगर टूट जाता है तो मेज़र हम यहाँ से करेंगे वैल्यू, हम तो मानेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो मानेंगे हम 1 सेंटीमीटर है, और एक्चुअल में कितना होगा, ये 0.9 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह के एरर को हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्योंकि इनपरफेक्ट डिज़ाइन है हमारा। और सेकंड क्या हो सकता है इसमें, जो हमारा वर्नियर स्केल होता है उसमें अगर वर्नियर स्केल और जो मेन स्केल था हमारा, जो इस तरह का डायग्राम था हमारा, इसमें याद हो तो आपको कुछ, तो यहाँ पे एक यहाँ पे एक वर्नियर स्केल था हमारा, और ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल की अगर दोनों की जीरोस कोइंसाइड नहीं करती है तो उस टाइम हमारा कैसा एरर होता है, जीरो एरर होता है। ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमने कैलिब्रेशन किया है वो कैसे किया है, इम्परफेक्ट किया है। जैसे कि हम मेज़र करते हैं, मान लेते हमने वेट मशीन पे अपना वेट मेज़र किया, तो हमने जो इसको कैलिब्रेट किया था, जो हम यहाँ पे हमारी नीडल्स होती है, ठीक है, हमने मान लो इसको कैलिब्रेट किया था कि जो 50 kg है, गलती से बाई चांस वो हमारा हो गया 50 kg, हमारा कैलिब्रेट हो गया 45 kg पे, तो उसके अकॉर्डिंग ये पूरा हमें क्या दिखाएगा, वेट दिखाएगा। तो जब हम इसमें यहाँ पे हम खड़े होते हैं तो जो 50 kg वाला इंसान यहाँ पे खड़ा होगा हमारा, तो उसका वेट कितना आएगा हमारा, 45 kg, क्योंकि हम तो अपनी तरफ से सारी चीज़ें सही है, हम बिल्कुल परफेक्ट खड़े हुए हैं, सारी चीज़ें ये बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। पर कैलिब्रेशन की वजह से इसमें क्या आ रहा है, एरर। जो 50 kg वाला था उसका वेट कितना दिखा रहा है हमारा, 45 kg, ठीक है। इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से जो भी एरर्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं हम इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स और प्रोसीजर।
यानी कि इसमें हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो बिल्कुल सही, यानी कि नो इंस्ट्रूमेंटल एरर। पर जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं, यानी कि जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, अगर उसमें ही हमारा क्या होगा, कोई एरर होगा, यानी कि हम सही तरीके से वो एक्सपेरिमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट को, कोई स्टेप हम मिस कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एरर्स आएंगे वहाँ पे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। यानी कि उन एरर को हम क्या बोलेंगे, जो एरर्स किसकी वजह से, इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर जनरली हम कहाँ पे रखते हैं, आर्म पिट पे रखते हैं। तो वहाँ पे जो हमेशा जो हमारा टेम्परेचर आएगा वो हमारी बॉडी से क्या आएगा, लोअर टेम्परेचर आएगा, यानी कि कभी भी हमें एक्चुअल टेम्परेचर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हम प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या है, हमारा परफेक्शन नहीं है। तो जब भी इस तरह के एरर्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एरर्स ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। या फिर और एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे कि हम ओम्स लॉ करते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ में अगर हमने बोला है कि जो ओम्स लॉ वैलिड होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होता है, वैलिड होता है। तो जब हम उसकी रीडिंग लेते हैं तो हम कंटिन्यूसली उसमें करंट फ्लो करते हैं वायर में। तो जब उसमें कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उस टेम्परेचर राइज होने की वजह से वहाँ पे हमारा क्या होता है, एरर्स आने लग जाते हैं, यानी कि जो हमारी आर की वैल्यू वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो ये भी हमारे किसकी वजह से आएगा, एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट देखते हैं पर्सनल एरर। अगर हम पर्सनल एरर की बात करते हैं, ये किसकी वजह से आएंगे, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर सेटिंग ऑफ द apparatus। यानी कि हमारी गलती की वजह से आ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो apparatus हमको उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। सेकंड, हमारे केयरलेस इन टेकिंग द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जब हम कोई वैल्यू मेज़र करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, किसी मेजरिंग डिवाइस में देखते हैं, तो हम केयरलेसली उसकी वैल्यू को गलत नोट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं हमारा ये वोल्ट मीटर की रीडिंग थी, यहाँ पे निडल आई हमारी, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 था हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमें इसको वैल्यू को बिल्कुल उसके सामने से देखना होता है, यानी आई इसके ऊपर होनी चाहिए। अगर हम बाई चांस साइड से देखते हैं तो हमें निडल थोड़ी सी इधर दिखाई देती है। ये किसकी वजह से आता है, ड्यू टू पैरलैक्स की वजह से आता है। इधर से देखेंगे तो निडल यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू तो इसकी 1 थी, अगर हम इस साइड से देखते हैं तो हमें वैल्यू 0.9 दिखाई देती है। इधर से देखते हैं तो 1.1, तो यहाँ पे एरर आ रहा है। तो इस तरह के एरर को हम क्या बोलेंगे, पर्सनल एरर। या फिर जो कैलकुलेशन की वजह से होते हैं हमारे, ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला गलत लगाया, तो वो सारे के सारे एरर्स हमारे किस में आते हैं, हमारे पर्सनल एरर में आते हैं, ठीक है। क्लियर है इसमें। पर जो हमारे सिस्टमेटिक एरर्स होते हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, यानी कि हम अच्छे एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का यूज़ करें, बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जिसमें कोई पहले से एरर ना हो, ठीक है। और जो हमारे पर्सनल एरर्स हो सकते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कि हम कोई भी केयरलेसनेस ना करें, प्रॉपर सेटिंग करें एपरेटस की। यानी कि जो हमारे सिस्टमेटिक एरर्स हैं उनको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर हम उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे एपरेटस यूज़ करें, बेटर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज़ करें, और जो हमारे पर्सनल एरर है उनको भी हम क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें, तो यहाँ पे हम सिस्टमेटिक एरर्स को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर उनको हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रैंडम एरर। रैंडम एरर्स ये अकर्स होते हैं हमारे इरेगुलरली, और ये किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू द रैंडम फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। यानी कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस होती है, अगर उनमें रैंडम को क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है, यानी कभी वो इंक्रीज़ हो जाए कभी डिक्रीज़ हो जाए, तो उस तरह के उस टाइम जो एरर्स आते हैं हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर हमारा किसकी वजह से होगा, इट इज़ द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कितना अच्छे से किसी भी क्वांटिटी को क्या कर सकता है, रिजॉल्व कर सकता है, किसी क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको कितना वो रिजॉल्व कर सकता है। जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल देखा था, ये मेनली डिपेंड करेगा हमारा लीस्ट काउंट ऑफ
डिवाइस पे डिपेंड करेगा। जैसे हमारा वर्नियर स्केल की, जो हमारा वर्नियर स्केल होता है इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर। फिर अगर मैं स्क्रू गेज का देखता था तो उसका लीस्ट काउंट होता था हमारा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं कोई वैल्यू मेज़र करता हूँ, मान लेते किसी की ट्रू वैल्यू है हमारी 2.37 सेंटीमीटर, तो यानी कि अगर मैं वर्नियर स्केल से मेज़र करूँगा, वर्नियर स्केल से, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, या तो 2.3 आ सकती है या फिर 2.4 सेंटीमीटर आ सकती है, इसके अलावा तो नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट एरर। तो अगर स्क्रू गेज से मेज़र करूँगा तो स्क्रू गेज से इसकी जो वैल्यू आएगी हमारी वो सही आ सकती है। अगर मैं इसकी मेजर्ड वैल्यू देखूँ, ये क्या आ सकती है हमारी 2.37 भी आ सकती है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट इसके बाद में कितने हैं हमारे 2 डेसिमल है, 2 है, डेसिमल के बाद इसमें भी 2 है, तो ये इसकी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट एरर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। किसमें, स्क्रू गेज में, इस एग्जांपल में। पर वर्नियर स्केल में रिमूव नहीं कर सकते, हमेशा एक एरर आएगा, चाहे हम कोई सी भी कितना भी, चाहे हम सिस्टमेटिक एरर ज़ीरो कर दे, रैंडम एरर ज़ीरो कर दे, पर फिर भी इसमें एक एरर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट एरर। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, एरर होता गया, उसके बाद रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, हम कई सारी वैल्यू क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, और फिर उन वैल्यू का हम क्या निकालते थे, एवरेज निकालते थे। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने 10th क्लास में किया था, 11th का 12th का मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं लेता हूँ, यहाँ पे 11th का लेते, 10th का लेते। जो हमने ओम्स लॉ किया था, तो ओम्स लॉ में हम क्या करते थे, एक वी की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, एक आई की, फिर यहाँ से हम आर निकालते थे वी अपॉन आई। तो इस तरह से हमारा बहुत सारे रेजिस्टेंस आते थे। हमने V1, फिर V2 पे I2 निकालते थे, फिर V3 पे I3 निकालते थे, फिर ऐसे ही हमारी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती थी। R2 हमारा V2 अपॉन I2 आता था, R3 हमारा V3 अपॉन I3 आता था। तो फिर जो हमें नेट रेजिस्टेंस निकालते थे, उन नेट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या निकालते थे, इनका एवरेज R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइड बाई 3। इस वैल्यू को ही हम क्या मानते थे, हमारी ये क्या है, इसकी रेजिस्टेंस की क्या है, एक्चुअल या फिर मेजर्ड वैल्यू है। क्लियर है? तो हम इसका यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन लिए हमने, एन ऑब्जर्वेशन लिए, मान लेते कौन से है वो, लेट A1 A2 अप टू AN आर मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो हम इसका मीन निकालते हैं। तो मीन क्या आएगा इसका, ए मीन इज इक्वल टू, इन सबको मैं क्या कर देता हूँ, सम कर देते हैं, और फिर जितने ऑब्जर्वेशंस लिए थे, एन ऑब्जर्वेशंस, उससे क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, इस वैल्यू को ही हम क्या मानते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में जो मेज़र कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू तो नहीं है, तो इस मीन वैल्यू को ही हम क्या मानते हैं यहाँ पे, इसकी ट्रू वैल्यू मानते हैं। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ट्रू वैल्यू। लेट किया हमने, ये हमारी क्या है यहाँ पे, एक ट्रू वैल्यू है। ठीक है, फिर अगर मैं, मुझे डिफरेंस निकालना हो कि फर्स्ट जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट की थी, जो मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें फर्स्ट रीडिंग ली थी, उसमें और जो एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस आया था, तो उस डिफरेंस को निकालने के लिए मैं डेल्टा A1, डेल्टा मतलब यहाँ पे एरर हमारा शो कर रहा है, डेल्टा डिफरेंस के लिए यूज़ होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये A1 माइनस ए मीन, तो फर्स्ट में एरर आया हमारा है। फिर सेकंड में एरर निकालेंगे तो डेल्टा A2 इज इक्वल टू A2 माइनस ए मीन आएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं n तक निकालता हूँ तो डेल्टा AN इज इक्वल टू क्या आएगा, AN माइनस ए मीन आएगा। ये हर इंडिविजुअल जो हमने कैलकुलेशन की है उसका इंडिविजुअल क्या है, एरर। फर्स्ट में हमारा जो हमने रीडिंग ली उसमें इतना एरर है, सेकंड में इतना एरर आया, और n में इतना एरर आया। ठीक है, क्लियर है इतना? यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आती है, यानी कि डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा AN, ये हमारी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। कि अगर मान लेते हैं हमारा A1 की वैल्यू है 1.7 सेंटीमीटर, ए मीन जो हमारा आया था वो मान लेते हैं 1.8 सेंटीमीटर था, A2 हमारा 1.9 सेंटीमीटर। तो अगर मैं फर्स्ट डेल्टा A1 की वैल्यू देखता हूँ तो इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा, -1 सेंटीमीटर,
0.1 सेंटीमीटर आएगा हमारा, ठीक है। वहीं पे अगर मैं डेल्टा A2 निकालता हूँ तो यानी कि इसमें से इसको क्या करना होगा, माइनस, यानी 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यानी एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव। ऐसे तो नहीं कि अगर हमारा कोई एरर एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव तो नेट एरर कितना हो जाएगा, 0। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो एरर होगा इसमें। तो हमेशा जब भी ये हमारी नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, हमेशा जो डेल्टा ए की वैल्यू होगी, चाहे वो डेल्टा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, ये हमेशा हमें कैसे लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, हम इसको मॉडुलस भी लगा सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू हमेशा हमारी कैसी होगी, मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है हमेशा हमें कैसी वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव आती है तो उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव करना है, ठीक है। क्लियर है। इस डिफरेंस को, ये जो हमने डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा एन निकाला है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट। ये इंडिविजुअल मेजरमेंट थे A1 A2 AN एंड द ट्रू वैल्यू, ये हमारी ट्रू वैल्यू मानी हमने, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे जो हमारा ये एरर्स आए हैं, इन एरर का अगर मैं मीन निकालता हूँ तो वो मीन किसके इक्वल आएगा, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, n हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारा क्या है, जो एरर आया था हमारा, जो इंडिविजुअल एरर था उसका हमने क्या निकाल लिया, मीन। क्योंकि हम ऐसे तो नहीं, कोई भी पूछता है आपके एक्सपेरिमेंट में कितना एरर आया, तो ऐसे तो नहीं बताएंगे कि फर्स्ट वैल्यू में इतना एरर आया, सेकंड में इतना आया, थर्ड में इतना आया। तो हम ओवरऑल क्या बताते हैं, एक एरर बताएंगे कि हमारे टोटल जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था पूरा, हमारा लास्ट में जो एरर आया वो इतना आया, जो एक्चुअल और जो फाइनल वैल्यू में, एक्चुअल और जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसमें इतना डिफरेंस आया। जैसे कि कोई पूछता है कि आपकी क्लास का रिजल्ट कैसे रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं बताते कि इस बच्चे के इतने मार्क्स है, इसके इतने। ओवरऑल हम क्या बताते हैं वहाँ पे, एवरेज मार्क्स बताते हैं या फिर एवरेज परसेंटेज बताते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। इसको हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन लिया है क्योंकि सबका इसलिए मीन लग गया है, तो ये भी एब्सोल्यूट एरर था, ये भी एब्सोल्यूट एरर, ये सारे क्या थे हमारे एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम जो हमारी मेजर्ड वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मेजर्ड वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, कि जो हमारी ट्रू वैल्यू थी उसमें ये हम क्या कर दें, एरर ऐड कर दें, या फिर हम ट्रू वैल्यू में से जो हमारा ये एरर आया है इसको क्या कर दें, हम माइनस कर दें। फिर यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव एरर को डिफाइन करता हूँ तो सिंपल रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो हमारा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर। इसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, पूछेंगे कि रिलेटिव एरर निकालो। फिर अगर परसेंटेज आता है तो परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ